तो इको सबसे पहले ना हम लोग इको खत्म करेंगे, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारा एन एवरेज, तुम्हारा अगर फाइनल एग्जाम सपोज फरवरी में है तो तुम्हारा इकोनॉमिक्स एग्जाम 15 जनवरी तक खत्म। अगर तुम्हारा एग्जाम फरवरी में है तो इकोनॉमिक्स तुम्हारा जनवरी में खत्म हो जाएगा। अब किसी किसी कॉलेज में महीने भर पहले ही इकोनॉमिक्स खत्म हो जाता है। इसलिए सबसे पहले टारगेट हमारा क्या रहेगा, इकोनॉमिक्स। लास्ट लास्ट सेमेस्टर में जो अभी तुम्हारा सेकंड सेमेस्टर सीनियर लोग हैं, वो लोग फेल हो गया था, पता है? सेमेस्टर 1 में कितना सारा स्टूडेंट लोग फेल हो गया था। रीजन बताऊं? इकोनॉमिक्स को क्या ले लिया, 11 12 में पढ़ा हुआ टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, फेल हो गया। लिखने को जैसे तुम लोग 11 12 में सब लिखने को आया था, इसमें भी लिखने को ही आएगा। नॉर्मली पहले एमसीक्यू हुआ करता था पुराना सिलेबस में, अब एमसीक्यू नहीं है, पूरा सब्जेक्टिव है। सब कुछ पूरा डेफिनेशन तक आपको लिखना पड़े, ठीक है ना? तो आज ना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है डिमांड। डिमांड से स्टार्ट करूं? अच्छा, इकोनॉमिक्स क्या होता है सब पता है तो कि नहीं पता? एक्चुअली क्या है ना, सिलेबस काफ़ी काफ़ी डिले हो गया, समझ रहे हो ना? सिलेबस बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। इसलिए मैं थोड़ा फटाफट चालू, मतलब आपका मेन जो कॉन्सेप्ट है, जैसे आपके एग्जाम में व्हाट इज इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, फिर भी आपको मैं समझा रहा हूँ इकोनॉमिक, मतलब एक शॉर्ट में समझा रहा हूँ, है ना? सुनो ना, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है? अगर यही थोड़ा मैं जुलाई में क्लास लेता तो मैं थोड़ा डिटेल में समझाता। अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ बिकॉज क्या ना, मेरा टारगेट दिसंबर तक पूरा खत्म करना है, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है तुम लोग का। तो हम सब काफ़ी लेट है, थोड़ा सिलेबस का पेस बढ़ाना पड़ेगा, ठीक? तो इकोनॉमिक्स क्या है, देखो तुम लोग 11 12 में इकोनॉमिक्स था ना थोड़ा बहुत? किसका किसका इकोनॉमिक्स किसका था 11 12 में? सबका था। चलो बहुत अच्छी बात है। लाइव वाले आप लोग का भी था ना इकोनॉमिक्स गाइस? अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, जिसका नहीं भी था हम पूरा बेसिक्स पढ़ाएंगे, पूरा समझ में आएगा, एकदम गारंटी साथ बता रहा हूँ। ध्यान समझ रहा हूँ। हम आपको पता है, हमारे हमारे देश के पास जो भी चीज़ है वो अनलिमिटेड या लिमिटेड है। जितना भी चीज़ है, चाहे पैसे की बात करो, चाहे कपड़े की बात करो, चाहे खाने पीने की बात करो, समझ रहा हो? कोई भी चीज़ लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड है। लिमिटेड है भाई, पैसा कमी है तभी तो गवर्नमेंट लोन लेती है। कपड़े कमी है, हर चीज़ की क्या है, कमी है। तो जैसे इंडिया में हर चीज़ की कमी है ना, वैसे पूरे वर्ल्ड में क्या, हर चीज़ की कमी है। आपको पता है, जितना भी रिसोर्सेस, जैसे कपड़ा क्या है, रिसोर्सेस। पैसा क्या है, रिसोर्सेस। खाना पीना क्या है, रिसोर्सेस। तो जितने भी रिसोर्सेस हैं वो सब क्या है, लिमिटेड है। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें क्या है, लिमिटेड है। अब आप बताओ, वर्ल्ड में पॉपुलेशन कितनी है, भयानक। हर एक इंसान का जो वांट है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड? है ना? अभी ये दीदी का एक एक वांट पूरा करते जाए, पूरा करते जाए, पूरा करते जाए, इनका काम नहीं होगा। भाई साहब को बोले सर हमको बाइक चाहिए, बाइक दिला दिए, सर कार चाहिए, कार दिला दिए। जो मांगे सब देते गए, देते गए, इनका भी लिस्ट रेडी पे रेडी होते जा रहा है, होते जा रहा है। दुनिया का सारा सामान ला के ही दे देंगे, तभी बोलेंगे सर अभी सूर्य चंद्रमा बाकी है, वो भी उठा के ला के दे दो हमको। सर अंतरिक्ष अंतरिक्ष का परिक्रमा करना है। मतलब इनका तो चले, बोलेंगे अमेरिका बहुत दूर है, इंडिया में ला के रख दो। कहने का मतलब लोगों का जो वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तुम लोग भी देखो ना, पापा एक ठो वांट पूरा कंप्लीट कराते हैं, दूसरा वांट रेडी। समझ रहे ना? एक ठो वांट कंप्लीट होगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जितने भी वांट्स है दे आर अनलिमिटेड इन नेचर। जो भी रिसोर्सेस है वो क्या है, लिमिटेड इन नेचर। आप कोई भी वांट अगर फुलफिल करोगे विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेस, अरे आपको आज खाना खाना है तो आपको पैसा चाहिए, पैसे से आप खाना लाओगे तब जाके आपका पेट भरेगा। तो पैसा आपके लिए क्या हो गया, रिसोर्सेस। तो, तो वांट, आपका वांट किससे फुलफिल होगा, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेस। अगर रिसोर्सेस नहीं होगा तो आपका वांट कैसे फुलफिल होगा? आज आपको लिखना है, आपको चाहिए कॉपी, कॉपी चाहिए तो कॉपी आपके लिए क्या होगा, रिसोर्सेस। आपको पेन चाहिए, पेन आपके लिए क्या होगा, रिसोर्सेस। तो जब आपको कॉपी पेन मिल जाएगा तभी तो आप लिखना स्टार्ट करोगे। और कॉपी पेन जैसे ही आपने लिखना स्टार्ट किया, आपका वांट क्या हो गया, फुलफिल हो गया। तो जो भी वांट फुलफिल होता है विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेस। अब आप बताइए, जिस चीज के वजह से, ध्यान सुनना, जिस चीज के वजह से वांट हमारा फुलफिल होता है वो चीज लिमिटेड है। मतलब रिसोर्सेस क्या करता है, हमारे वांट को फुलफिल करता है, और रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड।
और वांट क्या है? अनलिमिटेड। तो मैं एक वर्ड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रिसोर्सेस, जो कि है अनलिमिटेड, वांट्स जो कि है अनलिमिटेड। सुन रहे मेरा बात? ठीक है, आप सुनो। तो इकोनॉमिक्स पता क्या करता है? इकोनॉमिक्स की ना बहुत सारी थ्योरीज है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे आपके घर में क्या है, आपके घर में पापा की इनकम लिमिटेड है, आपके घर में पापा की जो इनकम क्या है? लिमिटेड है। लेकिन घर वालों की वांट भयानक लेवल का है। गलती से पापा लिस्ट ना देख ले, वरना बेहोश हो जाएंगे। मम्मी अलग से लेके आ रही, तुम लोग अलग से लेके आ रहे हैं। तो वांट क्या है? अनलिमिटेड। और रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड। ये समस्या जैसे एक घर की समस्या है, ऐसी ही पूरे देश की समस्या है। हमारे देश का जो बजट आता है ना, तो बजट में देखना गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमारे पास इतना रुपया है, इस रुपये को हम लोग यहाँ यहाँ खर्च करेंगे। तो गवर्नमेंट क्या दिखाती है कि गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है कि इंडिया के पास बस इतना ही पैसा है, और इंडिया इस पैसे को लेट से ट्रांसपोर्ट में यूज कर रही है, हाईवे में यूज कर रही है, रेलवे में यूज कर रही है, स्कूल में यूज कर रही है, डिफेंस में यूज कर रही है। मतलब बजट ये बताना चाहता है कि इंडिया के पास जो पैसा बचा है, उस पैसे को इंडिया इस एरिया में खर्चा करेगा। या बजट में ये दिखाता है कि इंडिया को कितना पैसा मिलेगा एक साल के अंदर, एक साल के अंदर इंडिया को कहां कहां से पैसा मिलेगा, और इंडिया उस पैसे को कहां कहां यूज करेगा। तो जैसे हमारे घर की प्रॉब्लम है, हमारे देश की प्रॉब्लम, वैसे पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है कि जो भी वांट्स है वो अनलिमिटेड है, और जो भी रिसोर्सेस है वो क्या है? लिमिटेड है। ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, इतनी बड़ी गुत्थी है, सुलझाना तो पड़ेगा। तो बीच में किसका जन्म हुआ? इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है ना, इसकी बहुत सारी थ्योरीज है। इसे क्या है? बहुत सारी थ्योरी। इकोनॉमिक्स बोलता है ये जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है, ये जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, इस बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या करता है? रिसोर्सेस लिमिटेड को यूज करने का तरीका बताता है। इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि भाई किसी एक इंसान का, मैं बताओ किसी, आज तुम बताओ किसी एक भी इंसान का, एक भी इंसान का वांट फुलफिल करना संभव है? जब एक इंसान का वांट तुम फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो इंडिया में तो 150 करोड़ लोग हैं, कैसे फुलफिल कर पाओगे? तो इकोनॉमिक्स पता है हेल्प करता है। इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज है जो हेल्प करती है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज किया जाए। इकोनॉमिक्स क्या करता है? इकोनॉमिक्स अपने थ्योरीज के माध्यम से, इकोनॉमिक्स अपने थ्योरीज के माध्यम से ये बताता है कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का वांट फुलफिल हो। समझ रहा? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ सोशल साइंस, है ना? मतलब इकोनॉमिक्स क्या करता है? पूरे समाज का स्टडी करता है, और ये बताने की कोशिश करता है कि भाई आपका जो वांट है वो अनलिमिटेड है, और आपका जो रिसोर्सेस है वो क्या है? लिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज है ना, वो आपको हेल्प करती है कि कैसे अपने रिसोर्सेस को इस प्रकार से यूज करे जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा जो वांट है वो क्या? फुलफिल हो जाए। इकोनॉमिक्स ये नहीं बोलता है कि आपका अनलिमिटेड वांट फुलफिल कर देंगे। इकोनॉमिक्स ये बात नहीं करता। इकोनॉमिक्स बस ये बोलता है कि मेरी थ्योरीज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो, मेरे थ्योरीज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो, आ जाओ, मेरे थ्योरीज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो, और उस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, थोड़ा जल्दी आना चाहिए था तुम लोग का। बैठो। ठीक है, अब सुनो। हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं? अच्छा, इसका जो रिकॉर्डिंग है तुम लोग को मिल जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है? इकोनॉमिक्स बेसिकली, मैं इकोनॉमिक्स में आ रहा था। इकोनॉमिक्स होता क्या है? नॉर्मली आपको पता है जितने भी रिसोर्सेस है, दे आर ए वेरी लिमिटेड नेचर,
बहुत लिमिटेड होते हैं और काफ़ी स्कार्स होते हैं, स्केर्स होते हैं, ठीक है। और लोगों की जो वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, अपने थ्योरीज की मदद से आपको बोलता है कि रिसोर्सेस इस प्रकार यूज करो जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वांट क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। क्योंकि आपको पता है किसी एक व्यक्ति का वांट फुलफिल करना संभव नहीं है। उसको कुछ भी ला के दे दोगे तो बोलेगा मोदी जी को ला के घर में रख दो, चांद तारा ला के घर में रख दो, कुछ भी ला के कर दोगे कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। इसलिए इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज है जो आपको मदद करती है कि कैसे कैसे आप लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करो जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा वांट क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। तो इकोनॉमिक्स बेसिकली यही है, एक स्टडी करता है। क्या स्टडी करता है कि हम रिसोर्सेज को इस प्रकार यूज करेंगे जिससे हमारा जो वांट क्या हो जाए, फुलफिल हो जाए। अच्छा, इकोनॉमिक्स के ना दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होते हैं माइक्रो। जब हम लोग अच्छी, तुम्हें पता ना मैं ज़्यादा बेसिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, रीजन बता रहा हूँ। अभी हम लोग का सिलेबस काफ़ी पीछे है क्योंकि तुम्हारा 3-4 महीने बाद एग्जाम होगा। बीच में भी देखो दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ पूजा क्या क्या आ जाएगा, एक महीना पूरा पढ़ाई का माहौल रहेगा ही नहीं। तो तुमको 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस खत्म करना है। और मैं थोड़ा सा इस बार क्या ना, मेरा सेमेस्टर 4-5 पुराना बैचेस इतना ज़्यादा था कि मेरे को सीसीएफ के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। तुम लोग तो आया देखा कितना भीड़ लगा हुआ था, सुबह से ऐसी भीड़ लगी हुई है। इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं सीसीएफ के लिए चालू करूँ, तो मेरा बैच थोड़ा लेट चालू होगा। तो मैं बेसिक्स पे कम ध्यान दूंगा, जो तुम्हारा सिलेबस है मैं थोड़ा सिलेबस ज़्यादा पढ़ाऊंगा। क्योंकि एग्जाम में तुमको बेसिक लिखने के लिए नहीं आएगा, एग्जाम में तुमको सिलेबस आएगा लिखने के लिए। इसलिए मैं फटाफट पहले सिलेबस पूरा कराऊंगा। सिलेबस पूरा कराने के बाद अगर मेरे पास वक्त बच गया तो मैं बेसिक्स पढ़ा दूंगा, और नहीं पढ़ा पाया तो सेम 2 में फिर इकोनॉमिक्स मिलेगा, तो उधर पढ़ा देंगे बेसिक। तो अभी क्या ना, अपना गोल क्या है कि इकोनॉमिक्स में निकलना है। क्योंकि इकोनॉमिक्स सबसे ज़्यादा फेल हुआ, 90% पिछली बार सब फेल हो गए। आप अपने कॉलेज में जाना, अपने किसी सेम 2 या सीनियर से पूछना इकोनॉमिक्स का हाल क्या था, कॉलेज वाला सबको फेल कर दिया। क्योंकि एग्जाम कॉलेज के अंदर होगा, इकोनॉमिक्स का एग्जाम कॉलेज के अंदर होगा, बाकी जो एग्जाम होगा कॉलेज के बाहर होगा। जैसे ईएनवीएस का एग्जाम आपके कॉलेज में होगा, इंग्लिश का एग्जाम आपके कॉलेज में होगा, इकोनॉमिक्स का एग्जाम आपके कॉलेज होगा। कॉलेज वाला एग्जाम खतरनाक होता है। और दिक्कत क्या है कि ईएनवीएस और इंग्लिश का पेपर तो सीयू सेट करेगा, कैलकाटा यूनिवर्सिटी सेट करेगा, लेकिन इकोनॉमिक्स का पेपर तुम्हारा कॉलेज वाला सेट करेगा। पागल टीचर लोग, खुद कभी पढ़ाता तो है नहीं, वो पेपर सेट करेगा, अपना दिखाएगा आप औकात लोग, समझ रहे हो। तो इकोनॉमिक्स में निकलना बहुत हर कॉलेज का अलग अलग प्रॉब्लम है, किसी में पेपर टफ आएगा, किसी में इजी आएगा। इसलिए पूरा शिद्दत से पढ़ लो, 3 महीने में अपना टारगेट खत्म करना, समझ रहे हो। मैं नोट्स वोट्स सब बना के दे दूंगा, टेंशन ना, सब मेरा नोट्स वगैरह बना, सब बुक्स वगैरह सब दे दूंगा, ठीक है ना। अभी सुनो, इकोनॉमिक्स के 2 टाइप्स का होता है। आज थोड़ा सा ½ एन आवर थोड़ा सा मैं बेसिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं डिमांड चैप्टर चालू करूंगा, क्योंकि एग्जाम में डिमांड चैप्टर से क्वेश्चन बहुत आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स 2 प्रकार का होता है, एक माइक्रो और एक होता है मैक्रो। जब हम लोग इंडिविजुअल यूनिट की बात करते हैं, किसी बात करते हैं इंडिविजुअल, मान लो मिस्टर एक्स है, हम मिस्टर एक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि उनकी इनकम क्या है, उनकी सेविंग क्या है, उनका इन्वेस्टमेंट क्या है, उनका खर्चा क्या है, उनका ओवरऑल बिहेवियर क्या है। प्राइस कम होने पे सामान खरीद, मतलब डिमांड बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। इनका डिसीजन मेकिंग क्या है, मतलब जब हम किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं कि उसकी इनकम बढ़ने से वो डिमांड बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है, इनकम बढ़ने से वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन्वेस्टमेंट तो करोगे। तो एक पर्टिकुलर इंसान की डिसीजन मेकिंग की बात करें, जब हम लोग इंडिविजुअल यूनिट के डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, जब हम लोग किसकी इंडिविजुअल यूनिट के डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, तो वो कौन सी इकोनॉमिक्स होगी, माइक्रो। अब जैसा अब ये जो इंडिविजुअल यूनिट है ना, उसमें एक आम इंसान भी आ सकता है, उसमें कोई पर्टिकुलर फर्म भी आ सकती है, फर्म मतलब कंपनी भी आ सकती है, फॉर एग्जांपल रिलायंस कंपनी। अब रिलायंस कंपनी के हम लोग डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, रिलायंस कंपनी के पास जो भी पैसा बचा है, जो भी इनकम है, रिलायंस कंपनी उस इनकम को कहाँ कहाँ यूज करती है। रिलायंस कंपनी जब इनकम बढ़ाती है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। रिलायंस कंपनी जब इनकम बढ़ाती है, मतलब उसका जब इनकम बढ़ता है वो सेविंग करता है या नहीं करता है। जब हम लोग इंडिविजुअल यूनिट के डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, उसको हम लोग कौन सा इकोनॉमिक्स बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी। और जब हम लोग पूरे इकोनॉमी एज ए होल, मतलब पूरे देश की बात करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो। क्योंकि माइक्रो मतलब होता है टाइनी, छोटा, और मैक्रो मतलब क्या होता है, बड़ा। जब हम लोग पूरी कंट्री की बात करते हैं कि ओवरऑल देश की इनकम क्या है, ओवरऑल देश में महंगाई कितना, इन्फ्लेशन कितना है,
ओवरऑल देश में एम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, मतलब रोजगार कितना और बेरोजगारी कितना है, ओवरऑल देश के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, देश का जीडीपी क्या है, देश में ओवरऑल इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स क्या है, देश में प्राइवेट सेक्टर कितने हैं, पब्लिक सेक्टर कितने हैं। तो जब पूरे कंट्री की बात करोगे, जब पूरे कंट्री की बात करोगे या पूरे कंट्री की स्टडी करोगे, उसको अपने क्या बोलेंगे, माइक्रो। और जब किसी इंडिविजुअल यूनिट की बात करोगे, उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो। समझ में आया? तो सुनो, आपको डिफरेंस आ सकता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल डिफरेंस क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इंडिविजुअल यूनिट, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद इकोनॉमी एज ए होल। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड अपने क्या बोलते थे, माइक्रोस। नॉर्मली माइक्रो की स्पेलिंग क्या होता है, MICRO। ग्रीक वर्ड अपने क्या बोलते थे, MIKRO एपोस्ट्रोफिस एस, है ना। तो माइक्रो हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस मीनिंग टाइनी, मतलब स्मॉल। और माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस, MAKROS एपोस्ट्रोफिस एस रहेगा, मीनिंग लार्ज। समझ में आ रहा ना। अच्छा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है ये छोटे लेवल की बात करता है, मतलब ये शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो लॉन्ग टर्म, मतलब पूरे सबकी बात करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस था। इकोनॉमिक्स दो टाइप की और होती है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक होती है पॉजिटिव, एक होती है नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब व्हाट इज, मतलब क्या है, और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी। व्हाट ऑट टू बी मतलब सुनो, देश में महंगाई है, लोग बोलते हैं ना देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, वो कौन सा इकोनॉमिक्स है, माइक्रो। वो कौन सा इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव साइंस है, मतलब वो हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नॉर्मेटिव। जो देश की स्थिति के बारे में बता रहा है, जो व्हाट इज बता रहा है, उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। जो होना चाहिए वो क्या हो गया, नॉर्मेटिव। देश में महंगाई है, ये कौन सा इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव। देश में महंगाई कम होनी चाहिए, नॉर्मेटिव। व्हाट शुड बी या व्हाट ऑट टू बी, जो होना चाहिए वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है, जो है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। आपने सुना होगा देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कम है और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। तो जो देश की स्थिति बता रहा है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। जो होना चाहिए मतलब रोजगार, रोजगार ज्यादा होना चाहिए और बेरोजगारी कम होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। जो होना चाहिए वो हो गया नॉर्मेटिव, जो है उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। अच्छा, आपने भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक साइंस भी और आर्ट भी है, पढ़ा ना। बस जस्ट बेसिक पढ़ा रहा हूँ, बाद में ना मैं पूरा अच्छे से पढ़ा दूंगा। जैसे मैं मैराथन लूंगा तो मैराथन में और बेसिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सुनो, आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। अब सुनो, साइंस क्यों बोलते हैं, जो एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस। इकोनॉमिक्स भी क्या है, एक सिस्टमेटिक नॉलेज है। साइंस में क्या होता है, हम कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप की बात करते हैं। साइंस में किसकी बात करते हैं, कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप की। इकोनॉमिक्स में भी सेम कॉज और इफेक्ट का बताते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल सुनो। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, साइंस में क्या होता है, जैसे आपने न्यूटन्स पढ़ा है ना, कि किसी चीज को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो विद ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, कॉज है ऊपर फेंकना। अरे ऊपर फेंकना क्या है, कॉज। जो गिर रहा है वो क्या है, इफेक्ट। मैंने ऊपर फेंका तभी तो नीचे आया। ऊपर फेंकना क्या है, कॉज। और जो नीचे गिरा वो क्या है, इफेक्ट। साइंस में भी क्या है, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा। अरे डिस्काउंट मिलेगा तो लोग ज्यादा सामान खरीदते हैं, तो डिस्काउंट मिलना मतलब प्राइस का कम होना, कॉज। इफेक्ट क्या हुआ, लोगों ने डिमांड बढ़ा दिया। तो जैसे साइंस में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप होता है। अच्छा, जैसे साइंस में हम लोग अजम्पशन लेते हैं, वैसे इकोनॉमिक्स में भर भर के अजम्पशन लेते हैं। अभी एग्जांपल दे रहा हूं, हम लोग साइंस में अजम्पशन क्या लिया था, कि कोई भी सामान अगर धरती से फेंकोगे, वो अजम्पशन है कि धरती से फेंकोगे अप टू अ सर्टेन लिमिट। आपको पता है ना, ज्योग्राफी पढ़ के आया होगा ना, कि एटमॉस्फेयर के 7 लेयर है, तो अप टू अ सर्टेन लिमिट, पता ग्रेविटेशनल फोर्स पूरा पूरा नहीं है, अप टू अ सर्टेन लिमिट तक है। तो बोलता कोई भी चीज अगर धरती से फेंको, अर्थ से फेंकोगे अप टू अ सर्टेन लिमिट, तब जाकर वो नीचे आएगी। उसका अजम्पशन हो गया कि कहां से फेंकना है, धरती से फेंकना, अर्थ से फेंकना। तुम कोई चीज चंद्रमा फेंको, कोई चीज अगर तुम मून फेंकोगे ना, ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। तो अजम्पशन क्या है, अर्थ। अरे मैंने क्या बोला, कोई चीज अगर ऊपर फेंकोगे
तो नीचे आएगा कहाँ से, कहाँ से, अर्थ से। कोई अगर मून से फेंकोगे तो ऊपर का चीज ऊपर ही रह जाएगा। तो अजम्पशन यहाँ पे क्या हो गया, अर्थ। ऐसी साइंस में, ऐसी इकोनॉमिक्स में भी अजम्पशन लेते हैं। क्या अजम्पशन लेते हैं, तुमने पढ़ा होगा, देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, देयर इज नो चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम, देयर इज ए नो चेंज इन कंज्यूमर, देयर इज नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। वहां जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में अजम्पशन लेते हैं ना, ठीक प्रकार इकोनॉमिक साइंस में भी अजम्पशन लेते हैं। साइंस में भी अजम्पशन, बिना अजम्पशन लिए काम हो ही नहीं सकता। तो अब बताओ, साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों मेल खा रहे कि नहीं मेल खा रहे। अगर साइंस में अजम्पशन लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में अजम्पशन लेते हैं। अगर साइंस में कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है, इधर भी कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप है। अगर साइंस एक सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ बॉडी है तो इकोनॉमिक्स भी क्या है, नहीं इकोनॉमिक्स फटीचर आवारा तरह घूम रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। वो भी तो क्या है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। तो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है कि नहीं फुलफिल हो रहा है। तो साइंस को आप साइंस बोलते हो तो इकोनॉमिक्स भी क्या बोल सकते हैं, साइंस। बट डिफरेंस है, डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स कौन साइंस है, सोशल साइंस है। कौन साइंस है, सोशल साइंस का मतलब पता है, कंप्लीट साइंस नहीं है। सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, कंप्लीट साइंस नहीं है। ठीक है, साइंस है पर कंप्लीट नहीं है। अच्छा, आपने भी पढ़ा होगा साइंस, इकोनॉमिक साइंस भी और आर्ट भी है। आर्ट का मतलब क्या होता है, किसी प्रैक्टिकल, किसी चीज को देखकर प्रैक्टिकली अप्लाई करना। एग्जाम्पल, आप आर्टिस्ट किसको बोलते हैं, कोई चित्र था, कोई पिक्चर था, आपने उसको देख के बना दिया, दोस्त तारीफ कर रहे हैं, आप तो भाई आर्टिस्ट हो। सिंगर कौन होता है, कोई एक लिरिक्स है, आपने उस लिरिक्स को बहुत अच्छे से गाना गा दिया, बहुत अच्छे से अपने प्यार से मधुर बाड़ी में गाने दिए, लोग क्या बोलेंगे, भाई सिंगर है। तो आर्टिस्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। किसी चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना, दैट इज योर आर्ट। आप आर्टिस्ट इसको बोलते हो जो देखने में आर्टिस्ट लग रहा है या कुछ किया, कुछ किया ना, मतलब कोई पिक्चर था, उस पिक्चर को बना दिया, तो आप क्या बोले, भाई तेरे तू आर्टिस्ट है, टैलेंटेड है। यही ना आर्टिस्ट होता है। तो इकोनॉमिक्स की ना बहुत सारी थ्योरीज है। इकोनॉमी से आपने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, वो थ्योरीज है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, थ्योरीज है। प्रोडक्शन क्या है, थ्योरीज है। अरे लॉ ऑफ वेरियल प्रोपोर्शन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल पढ़ा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है। तो इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज है। मैं अभी वही नाम ले रहा हूँ जो तुम पढ़ के आए हो, मैं भी उल्टा सीधा नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, बहुत सारी थ्योरीज हैं। उन थ्योरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करना बिजनेस वर्ल्ड में, दैट इज योर आर्ट। उन थ्योरीज को पर्सनल लाइफ में अप्लाई करना, दैट इज आर्ट। आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया है, कि जब भी डिस्काउंट मिलता है तो कंज्यूमर डिमांड बढ़ाता है, क्योंकि कंज्यूमर को क्या मिलता है, कंज्यूमर सरप्लस। वर्ड आ रहा है ना, कि जब भी डिस्काउंट मिलता है तो कंज्यूमर को क्या मिलता है, बेनिफिट। और उसी बेनिफिट को अपने क्या बोलते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। तो जब कस्टमर को बेनिफिट मिल रहा है तो कस्टमर उस बेनिफिट को उठाएगा, मतलब सामान को परचेज करेगा। अब आप बताओ, 100 रुपए का सामान अगर 60 में मिल रहा है तो कौन नहीं खरीदेगा। 100 का सामान अगर 60 मिल रहा है तो कौन नहीं खरीदेगा, क्योंकि 40 रुपए का आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट। और आपने बोला अरे बाप रे, 40 का तो कंज्यूमर सरप्लस, चलो भाई सामान ले लो। तो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना इज नोन एज आर्ट। आप बताओ, आपने बोला इकोनॉमिक्स, बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अजम्पशन लेते हैं कि देश में ये होने वाला है। वो अजम्पशन किस बेसिस लेते हैं, इकोनॉमिक्स की थ्योरी पढ़ के ना। अरे आप इकोनॉमिस्ट किसको बोलते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरीज पता है उसी को आप इकोनॉमिस्ट बोलते हो। अर्थशास्त्री किसको बोलते हो आप, जिसको इकोनॉमिक्स का नॉलेज हो। नॉलेज का मतलब क्या, जितनी भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी है उसको बराबर उसको नॉलेज है। अब अगर देश में कोई समस्या आया और इकोनॉमिक्स से पूछा जा रहा है भाई इस समस्या का निवारण क्या है, इस समस्या का सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, तो इकोनॉमिक्स क्या करेगा, उन थ्योरीज को अप्लाई करेगा। जो भी वो थ्योरी सीखा है उन थ्योरी क्या करेगा, अप्लाई करेगा। और उन थ्योरी से कोई ना कोई क्या निकालेगा, सोल्यूशन निकालेगा। अदरवाइज आप उसको इकोनॉमिस्ट क्यों बोलोगे। हम आप सबको इकोनॉमिक्स नहीं बोले सकते, क्योंकि आप सब एक लिमिटेड नॉलेज पढ़े हो इकोनॉमिक्स का। पर जो बंदा इकोनॉमिस्ट है उसको सारा थ्योरी पता है। वो क्या करेगा, जब भी उसके सामने कोई समस्या आएगी तो उस समस्या का क्या निकालेगा, सोल्यूशन कैसे निकालेगा, मम्मी से पूछ करके या किससे। जो थ्योरीज पढ़ा है उन थ्योरीज को अप्लाई करेगा और अप्लाई करके समस्या क्या निकालेगा, मतलब प्रॉब्लम क्या निकालेगा, सोल्यूशन। अब आप बताओ, थ्योरी को अप्लाई किया ना, थ्योरी को अप्लाई करना इज नोन एज आर्ट। थ्योरी को अप्लाई करना, सबसे बेस्ट बिगेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम लोग मॉल वगैरह में जाता है,
या तुम लोग फ्लिपकार्ट मिंत्रा सब यूज करते हो, देखना तुमको डिस्काउंट मिलता है। ये तो थ्योरी है। डिस्काउंट क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है डिस्काउंट देंगे तुम लोग सामान खरीदेगा, तो वो लोग क्या देते हैं, और लॉ ऑफ डिमांड में यही बोलता है कि कोई चीज अगर सस्ती हो जाएगी तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो देख लो तुम्हारे सामने भी इकोनॉमिक्स की थ्योरी अप्लाई की जा रही, तुमको पता ही नहीं। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को अप्लाई करना इज नोन एज आर्ट। तो इकोनॉमिक्स क्या क्या पढ़ चुके सर? इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स बेसिकली लिमिटेड रिसोर्सेस को, जो हमारा लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक है, उसको हेल्प करता, बताता है कि आप कैसे उसको यूज करो जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का वांट फुलफिल हो जाए। और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स की थ्योरी ये भी बताती है कि जो भी रिसोर्सेस है वो लोगों में बराबर बराबर से बटे, मतलब डिस्ट्रीब्यूट। अब आप बताओ, इन सबको खाना मिला और पीछे लोग को खाना नहीं मिला, अच्छा लग रहा सुनकर? तो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज ये भी बताती हैं कि जो भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना वो भी बताती है। तो ना सिर्फ ये क्लासिफिकेशन की बात करता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वांट फुलफिल हो जाए, ये तो बताता है, साथ ही साथ ये भी बताता है कैसे रिसोर्सेस को यूज किया जाए या डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे सब लोगों को बराबर बराबर रिसोर्सेस मिलते रहे। ये बात करता है इकोनॉमिक्स। इसका दो ब्रांच है ना, एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। इंडिविजुअल यूनिट की बात करेंगे तो माइक्रो, इकोनॉमी एज ए लार्ज की बात करेंगे तो मैक्रो। अच्छा, फिर हम लोग पढ़े थे इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव भी और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव किसको बोलते हैं? व्हाट इज, जो देश की स्थिति की बात करता है उसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज, होना चाहिए नॉर्मेटिव। समझ में आ रहा है ना? ओके, फिर हम लोग क्या पढ़े थे, इकोनॉमिक साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस क्यों बोलते हैं? जैसे साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, जैसे साइंस में कॉज और इफेक्ट का रिलेशन होता है, जैसे साइंस में अजम्पशंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में भी क्या होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, अजम्पशंस है, फैक्ट्स है, कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप। ठीक है, इकोनॉमिक्स की थ्योरी को प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना इज नोन एज आर्ट। समझा ना? अच्छा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम। फर्स्ट टाइम उन्होंने एक बुक लिखा था, पता है ना, कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन, पढ़ा होगा 11th में, 11th पढ़ा होगा, कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक लिखा था उन्होंने, जो बुक पब्लिश हुई थी वो 1776 में पब्लिश हुई थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज एंड वेल्थ ऑफ नेशन। ये बुक पब्लिश हुई थी 1976 में। अच्छा, इस बुक में इन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। इसी बुक में इन्होंने फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था। उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। एक्चुअली इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में इकोनॉमिक्स क्या बोलते थे? ओकोनोमिया। क्या बोलते हैं? ओकोनोमिया। और ओकोनोमिया दो वर्ड से मिलकर बना है, ओकस प्लस नेमन। अच्छा, ये सब मैं दे दूंगा, नोट्स में सब लिखा हुआ है, ठीक है, खाली समझो बात को। मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि मेरे को बेसिक खत्म करना है, बेसिक खत्म करके मेरे को चैप्टर चालू करना है। समझ रहा है मेरा बात? तो बहुत जल्दी पढ़ाना मेरे को। तो इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे? ओकोनोमिया। ओकोनोमिया दो वर्ड से मिलकर बना है, ओकस प्लस नेमन। ओकस का मतलब होता है हाउस होल्ड और नेमन का मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। तो ओकोनोमिया का मतलब क्या हो गया? मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग। अब सुनो, हाउस होल्ड क्या होता है, फर्म क्या होता है? हाउस होल्ड का मतलब होता है आम पब्लिक, सिंपल सी बात। मतलब अच्छा तुम बताओ, एक बिजनेस को लैंड कौन प्रोवाइड करेगा? मान लो आपको दुकान करना है या आपको फैक्ट्री खोलना है, तो लैंड आप कहाँ से परचेज करोगे? सोसाइटी से। अरे कहाँ से परचेज करोगे? सोसाइटी। तो बिजनेस को लैंड कौन देगा? सोसाइटी। बिजनेस को लेबर कौन देगा? सोसाइटी। बिजनेस को कैपिटल कौन देगा? सोसाइटी। अरे हम और आप पैसा कहाँ डालते हैं? बैंक में। बैंक उसी पैसा को क्या देता है? लोन देता है। तो बिजनेस को लोन कहाँ से मिला? सोसाइटी से। बिजनेस को मैनेजर एंटरप्रेन्योर कहाँ से मिलेगा? सोसाइटी से। समझ रहा है? इसका मतलब ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तुम लोग जिससे इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, तुम लोग पता नहीं, हम टॉपर है इकोनॉमिक्स में, टेंशन ना लो, ठीक है ना। चाहे मेरा मतलब छोड़ो, आप बोले के साथ तारीफ करें, सुन लो। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो अब तुम लोग मेरे बारे में पता, अपने सीनियर से पूछना, जो भी तुम्हारा सीनियर है उससे पूछना मेरे बारे में, ठीक है, तो वो बताएंगे। वो मुंह में मिट्टू वाला हिसाब हो जाएगा, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार प्रकार के फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड कौन देगा? सोसाइटी। लेबर कौन प्रोवाइड करेगा? कैपिटल कौन प्रोवाइड करेगा? सोसाइटी। एंटरप्रेन्योर स्किल कौन प्रोवाइड करेगा? सोसाइटी।
इसका मतलब सोसाइटी सब कुछ दे रही है, तो सोसाइटी को हम लोग बोलेंगे ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। भाई एक मालिक ही तो देगा, मालिक ही तो अपना, भाई सोसाइटी क्या है, मालिक है। लैंड वही दे रही है, लेबर वही दे रही है, कैपिटल वही दे रही है, ऑन्टरप्रनर स्किल भी वही दे रही है। तो ओनर ऑफ, डेफिनेशन सुनो, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लिख लो, ये तो तुम लोग को पता है, तुम लोग को पता नहीं होगा सब चीज। तुम लोग का ना पूरा हम बेसिक सुनो ना, चाहे अकाउंट्स का बेसिक हो, चाहे इको का हो, चाहे पीएम हो, ईडी है, पूरा बेसिक कंप्लीट कर देंगे। और सुनो मेरा जो ईएनवीएस, हेलो सुन रहा मेरा बात, ईएनवीएस इंग्लिश और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, इन सबको मैं यूट्यूब पे अपलोड करते रहूंगा, वहां से पढ़ते रहना, क्योंकि क्लास में ना हम लोग को मेन 4 सब्जेक्ट को लेकर चलना है, और वो सब मैं यूट्यूब पे डालते रहूंगा, वहां से देखते रहना तुम लोग, क्योंकि उस सब का पैसा मैं नहीं ले, तुमको बताया था ना तुम लोग को, मैं आपको 4 सब्जेक्ट का पैसा ले रहा हूँ, अकाउंट्स का ले रहा हूँ, इको का ले रहा हूँ, पीएम का ले रहा हूँ और ईडी का ले रहा हूँ, और बाकी जो 3 सब्जेक्ट हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे पढ़ाएंगे। तो मेरा जो चैनल है अभिषेक पांडे क्लासेस, उसको सब्सक्राइब कर लेना, और तुम लोग को तो ग्रुप में मैं डाल ही दूंगा, कोई भी वीडियो में बनाऊंगा ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से तुम लोग पढ़ते रहना, ठीक है ना। देखो तो हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड का डेफिनेशन क्या है, ओनर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, फर्म क्या है, हेडिंग डालो फर्म, हेडिंग डालो फर्म, हेडिंग डालो फर्म। अच्छा आज बेसिक ही पढ़ाते हैं, क्योंकि अभी मैं डिमांड चालू करूंगा फिर मजा नहीं आएगा, खत्म हो जाएगा, टाइम ही चला जाएगा। 4 बजे से दूसरा बैच है, 11 से कंटिन्यू पढ़ाए जा रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, अभी ये 7 बजे तक चलेगा। हाँ अरे बाप रे, ऐसे ही चलता है। चलो ओनर ऑफ कितना था भाई, क्या लिखा, फर्म लिखो, फर्म इज ए इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट, फर्म इज ए इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट, फर्म इज ए इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट। फर्म इज ए इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट। सर इसका मतलब क्या हो गया, अच्छा बताओ, ये अभिषेक पांडे क्लासेस में क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है ना, अरे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई मुजरा कर रहा हूँ क्या यहाँ बैठ करके, पढ़ा रहे ना भाई, ये क्या है, प्रोडक्शन ही तो है। आपके पापा दुकान पे जा रहे हैं, ये क्या है, प्रोडक्शन। एक एक दुकान को हम लोग बोलते हैं फॉर्म। ये जो कोचिंग सेंटर क्या है, अपने आप में क्या है, फॉर्म है। रिलायंस कंपनी क्या है, अपने आप में क्या है, फॉर्म है। टाटा क्या अपने आप में क्या है, फॉर्म। ये बगल में राजू स्नैक वाला, ये भी क्या है, फॉर्म है। सब अपने, मतलब हर एक बिजनेस अपने आप में क्या है, फॉर्म है। तो डेफिनेशन क्या है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसिंग यूनिट। जो भी प्रोडक्शन करता है, जो भी प्रोडक्शन करता है, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, फर्म। अब ये प्रोडक्शन क्या होता है मैं आज क्लियर करूंगा, ठीक है। देखो इंडस्ट्री, आज मैं तुमको ना पूरा बेसिक ही पढ़ा दे रहा हूँ, सुनो, ये लैंड लेबर कैपिटल प्रोडक्शन क्या होता है मैं पूरा समझा दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास जब मिलेंगे तो डिमांड से चालू करेंगे, ठीक है ना। आज पूरा बेसिक ही पढ़ लो तुम लोग, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारा बेसिक कितना तगड़ा है, वो तो चेक करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे एक दो ठो हम भी। इंडस्ट्री क्या होता है, जैसे कोचिंग सेंटर, अभिषेक पांडे क्लासेस एक कोचिंग सेंटर है क्या, कलकत्ता में एक ही या बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं, तो सबको अगर मिला दोगे ना उसको बोलेंगे इंडस्ट्री। देखो कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्म, कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्म, कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्म, कलेक्शन ऑफ ऑल द फर्म इज नोन एज इंडस्ट्री। अच्छा तुम लोग ऑफलाइन आ रहा है ना, कब कब कभी अगर ऑफलाइन आने का मन नहीं भी होगा ना, टेंशन ना लो, एप्लीकेशन में लाइव चलता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, लाइव चल रहा है, जो लाइव वाले बच्चे वहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, कोई भी डाउट होगा पूछ सकते हो, मिलेगा, रिप्लाई कर दूंगा। प्लस तुमको मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसका रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, सपोज उस वक्त होता ना सर क्या बोले तो समझ में नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, आप रिकॉर्डिंग देख लो। तो जो ऑफलाइन एडमिशन लेता है ना उसको हम लोग ऑनलाइन लाइव प्लस लेटेस्ट रिकॉर्डिंग भी देते हैं, जैसे कभी क्लास छूट गया, लाइव नहीं कर पाए तो रिकॉर्डिंग कर ले, ठीक है। ओके, लाइव वाले समझ में आ रहा है, तो तुम लोग है या चला गया, अरे लाइव स्टूडेंट तुम लोग है या चला गया, सोना मत, माता रानी देख रही है। चलो कहाँ तक पढ़े थे अपने लोग, इंडस्ट्रीज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द फॉर्म। चलिए बहुत अच्छी बात है। मेरा टॉपिक क्या था, मैं टॉपिक याद दिला रहा हूँ, मैं फॉर्म पढ़ा दिया, हाउस होल्ड पढ़ा दिया, इंडस्ट्री पढ़ा दिया, क्या पढ़ाया था मैं, ओकोनोमी है ना। अच्छा
ओकोनोमिया मतलब क्या, ओकस प्लस नेमन। ओकस का मतलब हाउस होल्ड, नेमन का मतलब मैनेजमेंट। ये सब लिखा हुआ मैं दे दूंगा, लिखने को कोई जरूरत नहीं, खाली समझो। ओकस मतलब हाउस होल्ड, नेमन मतलब मैनेजमेंट। जब इकोनॉमिक्स स्टार्टिंग में आया था ना, तो जस्ट ये बात बोलता था कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग, आप अपने घर को अच्छे से मैनेज कर लो, यही अर्थशास्त्र है, यही इकोनॉमिक्स है। समझ रहे ना, कोई भी चीज जब निकलती छोटे लेवल पे होती है ना भाई, तुम भी लाइफ में कोई बिजनेस चालू करो, अचानक से बड़ा हो जाएगा क्या, छोटा छोटा। तो इकोनॉमिक्स में जब आया था, बोला घर को मैनेज कर लेना, घर को मैनेज कर लेना, यही क्या है, इकोनॉमिक्स है। अब मत बोलो सर मेरी मम्मी तो इकोनॉमिक्स तो नहीं है, घर को मैनेज कर रही है। ठीक है, वो स्टार्टिंग में बोला गया था कि मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग। ठीक है, लेकिन आप बताओ, घर को मैनेज करना अगर इकोनॉमिक्स है, तो इस इकोनॉमिक्स को लोगों ने पता किया कि भाई सिर्फ घर को नहीं, ये देश को मैनेज कर सकता है, पूरे वर्ल्ड को मैनेज कर सकता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स की बहुत सारी थ्योरीज है ना, जो थ्योरीज आपको मदद करती हैं कि यहाँ पे कमी है, तो इस कमी को कैसे पूरा किया जाए, इस कमी को कैसे हटा दिया जाए, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। मैंने बोला ना कि देश में जो लोगों की वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड, और देश के पास जो रिसोर्सेस है क्या है, लिमिटेड। तो कैसे कैसे लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज किया जाए जिससे लोगों का ज्यादा से ज्यादा वांट फुलफिल हो जाए। तो इकोनॉमिक्स की थ्योरी यही बताती है कि मेरे थ्योरी को अप्लाई करो, तुम्हारा लिमिटेड रिसोर्सेस को हम इस प्रकार से यूज कराएंगे जिससे तुम्हारा ज्यादा से ज्यादा जो वांट है वो फुलफिल हो। दैट इज द इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की 18 लाख ज्यादा डेफिनेशन है, पता है, मोर देन 18 लाख डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की। इतनी डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, कितना याद कर रहा हूँ। लेकिन जो मूल डेफिनेशन है, जो मेन डेफिनेशन वो यही है, इकोनॉमिक्स हेल्प करता है कि कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज किया जाए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का वांट फुलफिल हो, एंड कैसे उस रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिससे बराबर बराबर लोगों में मिलती, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन। ठीक है, मैं वो लिखवा दूंगा तुमको, टेंशन ना लो। अच्छा, अब ये जो बुक आया था ना, ये बुक कब पब्लिश हुआ था, 1776। इसको क्या बोलते हैं, पूरा डेफिनेशन क्या था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब एडम स्मिथ तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बिकॉज फर्स्ट टाइम इन्होंने बुक लिखा था। अब पता आपको 4 डेफिनेशन है, पॉल समन्सन, मार्शल, एडम स्मिथ, पढ़ा होगा ना। ये चारों डेफिनेशन मैं बाद में पढ़ाऊंगा, क्योंकि जस्ट इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अभी क्या हमको मेन आपको चैप्टर चालू करना है, क्योंकि डेफिनेशन वहाँ से 1 नंबर 2 नंबर का आता है, जो आपको लॉ ऑफ डिमांड आएगा 5 नंबर का। समझ रहे हो ना, डिमांड से आएगा, हाँ बड़ा क्वेश्चन है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा आता है क्वेश्चन। तो मैं बस ओवरऑल, मतलब फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट क्लास में आपको एक ओवरऑल बैकअप दे दे रहा हूँ क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या पढ़े, इकोनॉमिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिए। फिर हम लोग पढ़े कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। फिर हम लोग क्या पढ़े, इकोनॉमिक साइंस है और आर्ट है। फिर क्या पढ़े, हाउस होल्ड, फर्म, इंडस्ट्री, है ना। अच्छा, इकोनॉमिक्स कहाँ से डिराइव किया गया है, ग्रीक वर्ड क्या बोलते थे, ओकोनोमिया। ओकोनोमिया दो, ओकस प्लस नेमन। ओकस मतलब हाउस होल्ड, नेमन मतलब मैनेजमेंट, ओकोनोमिया मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड थिंग। अच्छा, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ, बुक लिखा था 1776 में, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। अब सुनो, अब सुनो, अब आपको मैं 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ा रहा हूँ। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, 4, क्या बताओ तो, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रनर। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑन्टरप्रनर। लैंड किसे बोलते हैं, जमीन को। अच्छा, पहाड़ को क्या बोलेंगे, पहाड़ बोलो लैंड किसे बोलते हैं। अच्छा, मैं तुमको बोल रहा हूँ, एयर लैंड कैसा लग रहा सुन करके, बोलो एयर लैंड, बोलो कैसा लग रहा, एरोप्लेन के बात नहीं हो रहा है। अच्छा, मैंने जस्ट बोला ना, पत्थर देखा, पत्थर है ना, पत्थर बोलते हैं लैंड, कैसा है सुन रहा है। इकोनॉमिक्स यही बोलता है, ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विल बी, भगवान का दिया गया सब कुछ तुमको छोड़ करके, हम तो तुमको छोड़ ना, भगवान का दिया गया सब कुछ क्या है, लैंड है। ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विल बी अ लैंड। अब वो नदी हो, रिवर हो, लेक हो, समुद्र हो, पेड़ पौधे हो, ऑक्सीजन हो, नेचुरल गैसेस हो, डीजल पेट्रोल, सब कुछ क्या है, लैंड। अब समझा, ये ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विल बी अ लैंड। ठीक है, गाना है ना हवाएं फिजाएं वाला, वो सब क्या है, लैंड। मतलब ये हिमालय पर्वत भी क्या है,
एवरेस्ट की चोटी भी क्या है? ये हवा ऑक्सीजन सब क्या है? सब कुछ लैंड। ऑल द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर विल बी अ लैंड। अच्छा, लैंड का नेचर क्या है, एक्टिव या पैसिव? बोलो एक्टिव या पैसिव, आंसर बोलो पैसिव। मतलब लैंड बोलता है भाई हम कुछ नहीं करने वाले। तुम लैंड को यूज करो, अगर तुमको घर बनाना है तो तुम लैंड को यूज करो, तुमको अगर बिजनेस यूज करना है तो तुम लैंड के ऊपर फैक्ट्री बनाओ। तो लैंड का जो नेचर वो कैसा है? पैसिव है, कुछ एक्टिव नहीं है, लैंड कुछ करता नहीं है। लैंड की जो सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड या अनलिमिटेड? लिमिटेड पढ़ा है ना, 3/4 या 1/4? क्या है लैंड की सप्लाई, क्या है 3/4 या 1/4? बोल भाई। समुद्र कितना है, अरे लैंड समुद्र कितना है? हाँ ठीक है। तो लैंड की जो सप्लाई है वो क्या है, लिमिटेड है। अच्छा, लैंड का नेचर है तुम्हारा पैसिव है, सप्लाई क्या है, लिमिटेड है। अच्छा, लैंड जो फैक्टर्स है, लैंड जो फैक्टर्स है ना वो बहुत क्रूशियल फैक्टर होता है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर आपको बिजनेस करना है तो लैंड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो, ठीक है ना। एक चीज और समझना ध्यान से, हमारा क्वेश्चन होता है लेबर, लैंड के बाद क्या आता है, लेबर। मैं एक एक वर्ड क्लियर करा रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप अगला दिन जब पढ़ाऊंगा ना तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अच्छा, लेबर क्या होता है, ध्यान सुनना। लेबर क्या होता है, कोई भी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन, मतलब एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डन बाय एनी इंडिविजुअल, दैट मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन इज नोन एज लेबर। मतलब आपकी जो मेहनत है उस मेहनत को लेबर बोलते हैं, और जिसने मेहनत किया उसको बोलेंगे लेबरर। हम लोग तो कुछ कुछ भी बोल देते हैं। जैसे आप मेहनत कर रहे हो ना, आप मेहनत कर, आपका जो हार्ड वर्क है वो आपका लेबर है, जिसने हार्ड वर्क किया वो क्या है, लेबरर है। क्या बात समझ रहे हो? ये चीज नहीं पता लोगों को, लोग कहते लेबर जा रहा है, लेबर नहीं जा रहा है, वो लेबरर जा रहा है। वो क्या, कौन जा रहा है, लेबरर जा रहा है, उसकी जो मेहनत है। देखना कोई मैम वम जो छोटे में क्या बोलते, डू मोर लेबर, डू मोर लेबर मतलब ज्यादा मेहनत करो। अरे डू मोर लेबर का मतलब क्या होता है, मेहनत मतलब लेबर बढ़ाओ, लेबर बढ़ाओ, ये कौन सा लॉजिक है? डू मोर लेबर का मतलब, अगर मैं ही आपको बोलूंगा डू मोर लेबर, इसका मतलब मेहनत बढ़ाओ, अपना जो हार्ड वर्क को क्या करो, इंक्रीज करो। आपकी जो मेहनत है वो आपका लेबर है, आपने जो मेहनत किया, मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं, आप लेबरर है, आपकी जो मेहनत है वो क्या है, लेबर है। समझ रहे हैं मेरा बात? तो लेबर और लेबरर दोनों एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। इंसान क्या है, लेबरर, उसकी जो मेहनत क्या है, लेबर। आप सुनो, एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डन बाय द लेबरर, डन बाय द लेबरर, दैट मेंटल और एक्सर्शन इज नोन एज, जो मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन है उसको क्या बोलेंगे, लेबर। कोई काम अगर दिमाग से करते हो वो भी क्या है, लेबर। कोई काम अगर तुम फिजिकली करते हो वो भी क्या है, लेबर। तो चाहे मेंटली करो या फिजिकली करो, सब कुछ क्या है, लेबर। समझ पा रहा है मेरा बात? ओके, नेक्स्ट देखो, लेबर, लेबर का नेचर कैसा, एक्टिव। लेबर कैसा है, नेटिव। अच्छा, लेबर क्या अपने लेबरर से अलग हो सकता है? लेबरर कैन नॉट बी सेपरेट हिज लेबर। तुम अपने हार्डवर्क से अलग हो सकते हो क्या? नहीं, ये तुम्हारा हार्डवर्क जा रहा है, ये तुम जा रहे हो, तो सुन रहे हो? मतलब लेबर कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज लेबरर, मतलब लेबरर अपने लेबर से कभी सेपरेट नहीं हो सकता। समझ पा रहा है? अच्छा, नेक्स्ट क्या होता है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल क्या होता है? अरे बेसिक समझ में आ रहा है मेरा, बेसिक्स। कैपिटल क्या होता है, सुनो, मैंने 10 लाख रुपया कमाया, वो मेरी क्या है, वो मेरी क्या नेटवर्थ है, मेरी वेल्थ है। अरे मैंने 10 लाख रुपया कमाया, वो मेरा क्या है, नेटवर्थ या मेरा वेल्थ बोल दो। उस 10 लाख में से 6 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट कर दिया, तो 6 लाख रुपया मेरा क्या हो गया, कैपिटल। कैपिटल का डेफिनेशन क्या होता है, कैपिटल इज ए प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। पढ़ा होगा, कैपिटल इज ए प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब वो वाला अमाउंट जो आप फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए यूज कर रहे हो। क्या बोला, कैपिटल इज ए प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब 6 लाख रुपया हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, बोला बाबू, 6 लाख रुपया हम क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए। मतलब अगर 6 लाख रुपया मैं किसी बिजनेस में लगा रहा हूँ, किस लिए लगा रहा हूँ, कि वो बिजनेस और ग्रो करे,
और प्रोडक्शन करें, तो जब आप प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या है वर्ड, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा तुम बताओ ये जो 10 लाख मेरी इनकम थी, सबसे पहले मैंने क्या किया, इनकम को प्रोड्यूस किया। भाई मैं 10 लाख रुपया मेहनत करके कमाया, 10 लाख रुपया मेहनत करके कमाया, तो जो मैंने 10 लाख रुपया कमाई वो कह रहा क्या है, प्रोड्यूस है। उसमें से 6 लाख रुपया मैंने यूज किया प्रोडक्शन करने के लिए, तो प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो जो आपने प्रोड्यूस किया उसमें से जो अमाउंट आपने प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया, उस पर्टिकुलर अमाउंट को क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो 10 लाख में से मैंने कितना यूज किया, 6 लाख। वो 6 लाख से क्या होगा, फर्दर प्रोडक्शन होगा, उस 6 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। समझ में आया? एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो बेसिकली लैंड लेबर कैपिटल को आइडेंटिफाई करे, उनको एक्वायर करे, बदले में पेमेंट करे, रिस्क रिस्क बियर करे, ठीक ना, जो डिसीजंस ले उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटरप्रेन्योर। बेसिकली ओनर, जो कंपनी का जो बिजनेस का जो ओनर होता है, मालिक होता है, उसको अपने क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। अरे बिजनेस का जो मालिक होता है अपने क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड समझ में आया, लेबर समझ में आया, कैपिटल समझ में आया, एंटरप्रेन्योर समझ में आया, ओके। अब लास्ट को समझा रहा हूँ, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन समझने के बाद तुम लोगों को छुट्टी होगा, तुम लोग नेक्स्ट क्लास जब आओगे कल, ठीक है, तो कल नया चैप्टर चालू करो, है ना, तुम लोग को रूटीन में भेज दूंगा ग्रुप में, ओके। प्रोडक्शन क्या होता है ध्यान समझना। कल हम लोग का टाइम फिक्स है भाई, टाइम हम लोग का 2:30 फिक्स है। जिस दिन नहीं आना रहेगा ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जिस दिन क्लास ऑफ रहेगा ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, भैया आज क्लास ऑफ है, अदरवाइज 2:30 पे क्लास है तो है, ठीक है ना। और तुम लोग ना इनरोलमेंट करवा लो, तब इनरोलमेंट नहीं हुआ, क्योंकि इनरोलमेंट कराओगे तो ग्रुप में ऐड कर देंगे ना, तभी तो ग्रुप में इन्फॉर्मेशन आएगा। जितना जल्दी हो जाए इनरोलमेंट करवा लो, ठीक है। उससे फिर क्या होगा, स्टडी करने में भी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हैं और भी लेट हो नहीं सकते। तो हम लोग क्या पढ़े, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी थ्रू एक्सचेंज। कोई ऐसी चीज क्रिएट करो जिससे लोगों को क्या मिले, यूटिलिटी। कोई ऐसी चीज क्रिएट करो जिससे लोगों को क्या मिले, यूटिलिटी। और उस यूटिलिटी के बहाने क्या होना चाहिए, एक्सचेंज। एग्जाम्पल, मैंने ये बोतल बनाया, ये बोतल मार्केट में बेचा, मार्केट से कस्टमर इसको अपने घर पे ले गया। अब ये बोतल बेचारा कहीं जा रहा है, तो बोतल कैरी किया, पानी पिया। अब बताओ ये बोतल क्या उसको प्यास बुझाने में मदद कर रहा है कि नहीं मदद कर रहा है। तो कस्टमर को क्या मिल रहा है, यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। अब आप बताओ, आपको एक टेबल चाहिए, आपको पढ़ाई करना है, आपको चाहिए टेबल, बिकॉज पता है ना बेड पे पढ़ाई उतना अच्छा नहीं होता लॉन्ग टर्म के लिए। आपको पढ़ाई करने के लिए टेबल चाहिए, चेयर चाहिए। आपने मार्केट से टेबल और चेयर लाया, तो मार्केट जो भी टेबल चेयर आपको मिला, ठीक है। अब आप बताओ, चेयर और टेबल के बदले आपको क्या करना पड़ा होगा, पेमेंट। अरे चेयर और टेबल के बदले क्या करना पड़ा होगा, पेमेंट। तो आपने पेमेंट किया, बदले में क्या मिला, आपने पेमेंट किया, बदले में क्या मिला, चेयर मिला, चेयर टेबल मिला। एक्सचेंज हो रहा है, नहीं एक्सचेंज हो रहा है, किसी को पैसा मिल रहा है और किसी को टेबल चेयर मिल रहा है, हुआ ना एक्सचेंज। अच्छा, अब आप चेयर ला करके, टेबल ला करके जब आप पढ़ाई करोगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिला सेटिस्फेक्शन। और जिसने पैसा लिया उसको भी सेटिस्फेक्शन है ना, उसको भी क्या मिला, सेटिस्फेक्शन मिला। तो सेटिस्फेक्शन दोनों तरफ है, ये नहीं सिर्फ एक तरफ है। वो पैसा कमा के खुश हो गया, आप टेबल चेयर को यूज करके खुश हो गए। जिस कंपनी ने मोबाइल बेचा उसको पैसा मिला, और आप मोबाइल चला के खुश हो गए। समझ रहे हो, कहने का मतलब प्रोडक्शन वही है जहां पे यूटिलिटी मिलता है, जहां पे क्या हो, एक्सचेंज हो। अच्छा तुम लोग डोरेमोन देखा है, डोरेमोन, जियान गाना गाता, मैं हूँ जियान, है ना। अब अच्छे तो जियान क्या कर रहा है, सबको बुलाता है, सुनो ना, जियान क्या कर रहा है, सबको बुलाता है और स्टार्ट हो जाता है, एकदम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप बताओ, उसको देख के लगता है किसी को मजा नहीं आ रहा है, कोई कान बंद करता है, कोई ये करता है वो करता है। ध्यान सुना, क्या वो प्रोडक्शन है, क्या वो प्रोडक्शन है, नहीं। सर सेटिस्फेक्शन तो किसी को नहीं मिल रहा है है ना। अच्छा, कल को सुनो, कल को मान लेते हैं कि जियान का जो फटा हुआ गाना है वो सही हो गया, जो उसका सुर है वो सही हो गया, हमारा जियान लता मंगेशकर हो गया हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। लेकिन अपने दोस्तों को बुलाया, सुनो ना, अपने दोस्तों को बुलाया और गाना गा के सुना रहा है, तो उसके दोस्तों को सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन क्या बदले में दोस्त लोगों ने पैसा दिया, वो भी तो प्रोडक्शन नहीं है।
मतलब वो सोशल सर्विस हो गया। वॉलंटियर सुना, वॉलंटियर मतलब ए साइड खड़ रहे, लाइन लगाइए, ए लाइन तोड़ रहे हैं आप कहीं देखा ना मंदिर लोग में, लोग बहुत लोग शौक से करते हैं, उसके बदले पैसा नहीं लेते हैं। तो कोई भी सर्विस के बदले अगर आप पैसा नहीं लेते वो प्रोडक्शन नहीं है, वो सोशल वेलफेयर है। समझ में आ रहा है? तो अगर जियान लता मंगेशकर बन करके गाना गा रहा है अपने दोस्तों को, बदले में पैसा तो नहीं लिया, वो क्या प्रोडक्शन है? नहीं। अरिजीत सिंह है, अरिजीत सिंह को हम लोग बुला के ग्रीस पार्क में गाना गवा रहे हैं, लेकिन बदले में क्या लेंगे बेचारे? तब तो क्या होगा? क्योंकि उनका गाना गा करके हम लोग का ब्रेकअप का याद आ रहा है, जो भी है ठीक है, हम लोग का इमोशन हो गया, आंसू आ रहा है, पर बदले में बेचारा क्या लिया है? पैसा लिया है। वो प्रोडक्शन है, वो क्या है? प्रोडक्शन है। मत बोलना ब्रेकअप में कोई मत, चुप इधर सुनो। नेक्स्ट एग्जांपल, बहुत लोग ना नहाते नहाते गाना गाते हैं, बाथरूम सिंगर, हाँ बाथरूम सिंगर। अब तुम बाथरूम सिंगर के वजह से खुद को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पर क्या एक्सचेंज हुआ? इसका मतलब सेटिस्फेक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए? चेंज। हमारा तुम्हारे बीच में देख लो, मैं पढ़ा रहा हूँ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है? सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अरे जब कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो स्टूडेंट क्या होता है? सेटिस्फाई होता है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट मिलकर सेटिस्फाई, हमको फीस मिलकर सेटिस्फाई, है ना? जब फीस मिलता है बहुत अच्छा लगता है। तुम लोग फिर हमको भगवान दिखते हैं, पता है तो हम पैसा पाकर खुश हो गए, तुम लोग नॉलेज पाकर खुश हो गए, यही होता है। अब तुम इस चीज को कहीं पर भी रिलेट करो, कहीं पर भी, तुम्हारा कल को जॉब लगेगा तो तुम्हारे सर्विस से कंपनी खुश रहेगा, तभी तो तुमको जॉब पे रखेगा, वरना लात मार के निकालेगा। तो तुम्हारे सर्विस से कंपनी को क्या मिल रहा है? यूटिलिटी। बदले में तुम क्या उठा रहे हो हर महीने? सैलरी। यही तो प्रोडक्शन है। अब ये जो तुमको मैं मूल मंत्र दिया ना प्रोडक्शन का, तुम कहीं पर अप्लाई करो, जहां पर भी यूटिलिटी है, जहां पर भी सेटिस्फेक्शन है, जहां पर भी एक्सचेंज है, वही प्रोडक्शन है, उसके अलावा प्रोडक्शन। अब आप बताओ प्रोडक्शन किसका होता है? गुड्स का भी होता है, और मैं आपको क्या दे रहा हूँ? मैं आपको क्या दे रहा हूँ? मैं आपको गुड्स भी दे रहा हूँ, बदले में किताब दे रहा हूँ, बदले में क्या दे रहा हूँ? सर्विसेज। तो प्रोडक्शन गुड्स का भी होता है और प्रोडक्शन सर्विसेज। हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, एक्चुअल में ना सर्विस बोल का कोई चीज नहीं होती है। गुड्स दो प्रकार के होते हैं, सुनो ना, गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मटेरियल गुड्स और एक होते हैं नॉन मटेरियल गुड्स। जो मटेरियल गुड्स का मतलब क्या होगा? जिसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना, वो होता है नॉन, वो क्या होता है? मटेरियल गुड्स। और नॉन मटेरियल समझ रहे हो, जिसको जस्ट लोग फील कर सकते हैं। तुमको लग रहा है सर कुछ बक रहे हैं, हाँ कुछ बक रहे हैं, जस्ट फील कर सकता है कि कुछ पका रहा है, मेरे को आया बस समझे। ये मेरा जो सर्विसेज है ना, ये मेरा जो सर्विसेज है, जस्ट आप इसको फील कर सकते हो। तो प्रोडक्शन दोनों चीज का होता है, गुड्स का भी होता है और सर्विसेज का होता है। ठीक है ना? तो होपफुली मैंने इकोनॉमिक्स का लगभग सब कुछ बता ही दिया, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स से लेकर। कोई डाउट है? कुछ भी पूछना है? तो इकोनॉमिक्स का आज पहला क्लास था, जस्ट मैंने जल्दी जल्दी, ये मैंने 2-3 क्लास का बेसिक एक क्लास में कंप्लीट किया है। मतलब समझ रहे हो, अगर यही एडमिशन हम लोग जुलाई में लेते हैं ना, तो मैं ये बेसिक्स को लंबा टानता, आराम आराम से पढ़ाता, बाबा की प्रवचन की तरह, समझ रहे हैं? लेकिन मेरे को क्या है ना, एक क्लास में खत्म करना इकोनॉमिक्स का। अच्छा, डिमांड क्या होता है? डिमांड, व्हाट इज डिमांड, इसका डिटरमिनेंट क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है ना, मैं आपको नेक्स्ट क्लास समझाऊंगा। और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है डिमांड से रिलेटेड, जो भी आपके टीचर पढ़ाएं, रिस्पेक्टेड टीचर पढ़ाएं, भाई साइड करके आना, क्या पढ़ाएं हमको भी नहीं पता, हम जो पढ़ाएंगे आप समझिएगा वही। ठीक है ना? तो अपने ना कल मिलते हैं 2:30 बजे। कल मैं आपका ईडी चालू करूंगा, ऑन्टरप्रेन्योर, ईडी ऑन्टरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। और कल इकोनॉमिक्स में सिलेबस में देखो तुम्हारा डिमांड है, बेसिक्स वाला आ गया, तुम्हारा डेफिनेशन वाला ना मार्शल रसल का, वो आ गया। सप्लाई है, तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्रोडक्शन है, रेवेन्यू है, मार्केट है, और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। मेन क्या है ना, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं ना बेसिक्स लंबा आते हैं, यहाँ पे नॉलेज ज़्यादा देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना? तो वो मैं क्या करूँगा, नोट्स बना बना के पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं लिखवाने बैठ, लिखवाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरा इजी लैंग्वेज में नोट्स बना हुआ, हम आपको दे देंगे। फिर कल आओ 2:30 बजे, हाँ? तो सुनो तुम लोग ना इनरोलमेंट करवा लो, क्योंकि जितना जल्दी इनरोलमेंट कराओगे ना तुम लोग को हिसाब, क्योंकि मुझे तो आइडिया नहीं कितना बुक्स मंगाना है। इनरोलमेंट करा लो, उसके आपसे मैं बुक्स का ऑर्डर देता हूँ। बुक्स मंगा, देखो देखो बहुत सारा बुक सेमेस्टर 2 का पड़ा हुआ है, बच्चा लोग एडमिशन या बुक्स लेने नहीं आया।
मतलब ऐसा देखो ना कितना सारा बुक सेमेस्टर 2 का पड़ा हुआ, तो तुम लोग को एक आइडिया मिल जाएगा, उसके बाद हम बुक्स मंगा देंगे, ठीक है ना।